देखा है कि पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से तबाही आई है। 1,000 से लेके 1,800 तक गांव प्रभावित हुए। ऑलमोस्ट 2-3 लाख जो किसान हैं वो प्रभावित हुए हैं। ये जो प्राकृतिक डिजास्टर्स हैं, चाहे वो ग्लेशियल मेल्ट हैं या बर्फ के जो पिघलने से हैं, समुद्र तट का जो लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से है, सी लेवल राइज या ओशनिक हीट जनरेट हो रही है, हीट वेव्स जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ भी लगातार उठ रहे हैं। आज भी हर साल कह रहे हैं कि 5 mm तक, 5 से 10 mm वो उठ रहे हैं। और लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि ये जो प्लेट्स जो अर्थ के नीचे हैं, जो पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स हैं वो हम्म। टकरा रहे हैं लगातार। तो हम्म। इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी हैवी है और काफी लैंडस्लाइड टेक्टोनिक एक्टिविटी से आते रहे हैं यहाँ पे। हम्म। इसका मतलब ये है कि लैंडस्लाइड, बाढ़ या फ्लैश फ्लड आना ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे और अचानक अब आना शुरू हो गए क्लाइमेट हम्म। चेंज की वजह से। पहाड़ की जो बनावट है इसमें कुछ हैजर्ड प्रोननेस वो बनावट की वजह से है। इसका जो काम करने का तरीका है कि पानी भर के रखना। और क्यों भर के रखना? क्योंकि आपको उसको जब लो पीरियड है तब आपने उसको छोड़ना है, या फिर आपको इसलिए भरना है क्योंकि आपको डैम को वायबल रखना है। आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है पे आप उसको अचानक जब पानी को छोड़ते हो तो फिर कहीं ना कहीं नीचे बाढ़ का सबब बनता है। तीसरा, आपने क्या किया कि नदी का अपना रास्ता भी था, लेकिन ओवर द इयर्स आपने हाईवे बना के, फिर उसके हाईवे बनेगा तो रिबन डेवलपमेंट बोलते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो है फिर सरकार वहां पे एक स्कूल भी खोल देगी वहां पे। और वो कहीं ना कहीं तबाही मचाता है। हम्म। वो पानी नहीं है, वो पानी और सेडिमेंट दोनों हैं, उसमें बोल्डर्स हैं, और आपको फिर नामो निशान नहीं मिलेगा वहां पे। बस गाड़ी, घर सब दब जाते हैं। नदी का पानी जो है महादेव की मूर्ति को छू रहा है। इसी में हमने यूपी में देखा जब यमुना जी चढ़ी हुई थी और फिर एक गांव में पानी आ गया अंदर, और उसके बाद जो मंत्री जी थे, वो संजय निषाद थे शायद, वो गए वहां पर और लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि अरे गंगा जी का पानी आ गया है, आप छू छू रहे हैं, ये तो पाप धुल जाएंगे, इस टाइप का उन्होंने कुछ बोला, जबकि वो यमुना जी है, वो गंगा जी नहीं है। तो एक किस्म का जो है, एक अजीब किस्म का एक लैंग्वेज हमारे शायद पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है, जिससे हम शायद ये ट्रेजेडीज के बारे में खुल के या सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है आप बतौर एज एन एक्सपर्ट आप मुझे बताएं कि ये हुआ है क्या। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से तबाही आई है। सैकड़ों लोग हलाक हुए हैं, कितने लोग दर बदर हुए हैं उसका ठिकाना नहीं है। शुमाली हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में इस तबाही का सबसे खौफनाक चेहरा दिखाई दिया है। एक तरफ बदलते मौसम की सख्तियां हैं, तो दूसरी तरफ इंसान की बढ़ती लापरवाह हसरतें हैं। इसके बीच में क्या हिंदुस्तान के लोग फंस गए हैं? क्या उन उन लोगों का हाल और मुस्तकबिल फंसा हुआ है? इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गई हैं कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से मानसी आशा, जो 25 सालों से एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। आप इस फील्ड की माहिर हैं, और आप फिल वक्त हिमधरा, जो कि एक एनवायरनमेंट रिसर्च एंड एक्शन कलेक्टिव है, हिमाचल में ही बेस्ड है, उसके साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, आप शायद उसकी बानी हैं। और आज इस मौजू पर, इस बहुत ही अहम मौजू पर आप रोशनी डालेंगी। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मानसी आशा, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू मानसी। और देखिए, जैसे कि मैं अपने सामाइन को मैं बता रहा था कि हम लगातार दरअसल शेर पंजाब पर इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार पंजाब में जो बाढ़ आई है, वो पहले भी बाढ़ आती रही है, लेकिन इस बार शायद उसका थोड़ा सा हुलिया बदला बदला सा है। और हिल्स में तो लगातार हम 2013 में जो उत्तराखंड में हमने फ्लड्स देखा था, जिससे जो तबाही मची थी, उसके बाद लगातार
लगभग हर दूसरे साल में ऐसी तबाही हम देखते हैं। और हर बार हम यही बात करते हैं कि क्यों पहाड़ों में हम खुदाई करें, लेकिन फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। खुदाई चलती रहती है, बड़े बांध बनते रहते हैं, चार धाम हाईवे भी अब बन रहा है, उसके चलते भी बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन मैं आपसे शुरू में ही पूछना चाहूँगा, क्यों ना पंजाब से ही शुरू किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से कुछ भी होता है, पूरे जहान में ये बात फैलती है कि पंजाब में कुछ बड़ा मसला हुआ है इस बार। आप इसको कैसे देखती हैं मानसी? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इस बार जो बारिशें हुई और जो हमने एक तबाही का मंजर देखा, वो कहीं ना कहीं एक जो हम देख रहे हैं बाढ़ का सिलसिला काफी समय से भारत के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये साल कुछ अलग ही था। और पंजाब में क्योंकि 1 सितंबर को कह रहे हैं कि शायद ये सेकेंड वेटेस्ट मॉनसून एक तो रहा हम्म। 50 सालों में। लेकिन 1 सितंबर को 1000% से ज्यादा एक्सपेक्टेड सरप्लस जो बारिश हुई, हम्म। उस पर बात हो रही है। और इस बार का जो बारिशों का सिलसिला, मॉनसून का सिलसिला रहा पहाड़ों में, इस पर लगातार जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो चर्चा कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए पहलू हैं जिसने ये ट्रिगर किया है इस तरह का मॉनसून। और हम्म। जिसमें पंजाब जो है वो मतलब वहाँ पे जो प्रभाव हुए वो काफी हम्म। हमें व्यापक रूप से, या जो कहते हैं कि फैले हुए दिखे, क्योंकि कम से कम मेरे ख्याल से 1000 से लेके 1800 तक गांव प्रभावित हुए। ऑलमोस्ट 2-3 लाख जो किसान हैं वो प्रभावित हुए हैं। 3.5 लाख एकड़ जमीन शायद पूरी तरह से मतलब नष्ट हो गए, जो क्रॉप्स थे वगैरह। हम्म। और लाइव स्टॉक डैमेज के हम लगातार मतलब भैंसें डूबी हुई, गाय डूबे हुए, ये मंजर हम देख रहे थे। घर हम्म। तो कई जगह मतलब फ्लड में की चपेट में, बाढ़ की चपेट में आ ही गए। तो एक बहुत ही बड़े लेवल का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और हम इसको समझने के लिए, और इसमें मैं एक डिस्क्लेमर रखूंगी कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती, और ना ही मेरी कोई इस तरह से साइंस की पढ़ाई की बैकग्राउंड है। हायर स्टडीज मेरे सोशल साइंस पे फोकस्ड रहे हैं। हम्म। और ज़्यादा जो भी मैंने सीखा है पर्यावरण को लेके, प्राकृतिक और सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं उसके रिश्ते को लेके, अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो जमीन पे जो घट रहा है उसको हम्म। ऑब्जर्व करते हुए, जो पर्यावरण के विनाश की जो मार झेल रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो या चाहे वो नीतिगत प्रक्रियाओं की वजह से हो, वो दोनों की मार झेलने वाले जो जो सबसे, मैं कहूंगी मार्जिनलाइज्ड या फिर जो सबसे प्रभावित समुदाय हैं, उनके साथ वक्त बिताने और काम करने और उनके संघर्षों को समझने की प्रक्रिया में मैंने कुछ चीजें जो सीखी हैं, मैं वो हम्म। आज आपके सामने रखूंगी बात। तो जी। अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो इसमें जो क्लाइमेट चेंज वाला पहलू है, इसको तो हमको एक बार अगर हम फोकस में रखें तो ये समझना जरूरी है कि ये एक इसको कहते हैं कि ये दिस इज वी आर ऑल इन द सेम बोट कहते हैं बहुत हम्म। बार। अगर हम कई खासकर जो ग्लोबल नॉर्थ या फिर हम्म। जो तथाकथित जो विकसित देश हैं या अमीर देश हैं, तो ये बात होती है कि अब हम सब एक ही समस्या से जूझ रहे हैं और हमें इसको मिलके लड़ना है या ओवरकम करना है, ये बात होती है। तो इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज यानी कि सिर्फ वेदर पैटर्न्स का बदलना नहीं। हम हम्म। हम ये समझ रहे हैं कि जो
वेदर पैटर्न्स जब लंबे समय में, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पीरियड में, मतलब अब तो 100 ईयर्स का डेटा देख रहे हैं हम लोग, लेकिन एक लॉन्ग स्टैंडिंग पीरियड में जो बदलाव हो रहे हैं, जिसमें गर्मी बढ़ रही है और ये जो प्राकृतिक डिजास्टर्स हैं, चाहे वो ग्लेशियल मेल्ट हैं या बर्फ के जो पिघलने से हैं, समुद्र तट का जो लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से है, सी लेवल राइज या ओशनिक हीट जनरेट हो रही है, हीट वेव्स जो हम देख रहे हैं उसकी वजह से फिर एक जो चक्र जो पूरा खराब होता है मौसम का या बदल रहा है। और हम्म। इसमें जो एक जो बात है कि वी आर नॉट इक्वली अफेक्टेड, जो हम्म। माना जाता है कि हम सब इक्वली अफेक्टेड हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वी आर हम्म। नॉट इक्वली अफेक्टेड। जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो अलग अलग हैं। और हम्म। इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब कि अगर हम 1750 को एक कट ऑफ ईयर माना जाता है क्लाइमेट साइंस में, वो 1750 का मार्कर इटसेल्फ इज टेलिंग, क्योंकि 1750 में एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या जो हम्म। औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया शुरू होती है, हम्म। जिसकी वजह से मतलब कोयले का जलाना और फिर फॉसिल फ्यूल या पेट्रोल पर पेट्रोल और कोयला और अन्य जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर निर्धारित और निर्भर एक जो पूरी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनी, हम्म। उस वो प्रक्रिया जो है वो ग्लोबल नॉर्थ से शुरू होती है और उसके साथ जुड़ा हुआ है इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म, जिसको हम हम्म। उपनिवेशवाद कहते हैं। और जी। वो इसमें जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जिसमें भारत भी एक देश है, इसमें कब्जा करना, यहाँ के संसाधनों की एक लूट की प्रक्रिया, उस कंजम्पशन और प्रोडक्शन को फ्यूल करने के लिए, जिसकी वजह हम्म। से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा। तो इसमें जो सिर्फ, और आज के दिन जो अगर हम देखें कि ये विकास की प्रक्रिया, आजादी जब मिली उपनिवेशवाद से, तो लोकतांत्रिक ढांचे में भी एक पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया हमने फॉलो की, और 90s के बाद इसको हम कहते हैं नव उदारवादी या नियो लिबरल जो हम्म। विकास की पॉलिसीज हैं, जिसमें एक्सट्रैक्शन यानी दोहनकारी नीतियां, मतलब हम्म। कि जितना हम प्रकृति से निकाल सकते हैं उस उतना हम निकालें। ये प्रक्रियाओं ने प्रकृति का जो विनाश किया है और कार्बन का जो उत्सर्जन किया है, इसने क्लाइमेट चेंज को लाया। तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक कुदरती प्रक्रिया नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। इससे हम्म। जुड़े हुए जो डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज, ये नेचुरल डिजास्टर्स हम कहना बंद कर दे। ये हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट हमको ध्यान रखने वाली बात है कि ये नेचुरल डिजास्टर्स नहीं है। ये मैन मेड। एक बात, इसमें जो प्रभावित होते हैं सभी बराबर नहीं होते हैं। हम्म। अमीर गरीब का फर्क है, देशों हम्म। का फर्क है, और हमने देखा है कि कुछ क्षेत्र जो है वो हमेशा ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि उनका योगदान ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में हो सकता है कि बहुत कम है। तो हम्म। अगर हम देखें कि भारत में भी अगर हम देखें जो गरीब इलाके हैं, या फिर हम्म। कहीं अगर शहर में बाढ़ आती है, तो वहां हम देखते हैं कि जहां स्लम्स हैं हम्म। उनका जब पूरा खत्म हो जाता है, या फिर हमने मतलब जम्मू में देखा है या पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि किसान ज्यादा प्रभावित है। हम्म। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो ज्यादा, और वो वापस अपने पैरों पे खड़े होने वाली जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह से फिर डिस्ट्रेस माइग्रेशन, रेफ्यूजीज बनना और कई और समस्याएं इन डिजास्टर्स की वजह से हम्म। होती हैं। इसमें जो मतलब जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो हमेशा ज्यादा इम्पैक्टेड है। और इसमें इम्पैक्टेड हैं वो रीजन्स जो वल्नरेबल हैं किसी प्रकार से। और यहाँ पे मैं हिमालय की बात जोड़ना चाहूंगी कि हम्म। हिमालय जो क्षेत्र है, उसकी अगर हम बनावट देखें, अगर हम उसकी तरफ चलते हैं कि ज्योग्राफी, और उसमें पंजाब कहाँ स्थित है, हिमाचल कहाँ स्थित है, क्योंकि पंजाब एक डाउनस्ट्रीम जो हम्म। डेल्टा वाला एरिया है, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, जिसमें यूपी बिहार आता है, हम्म। या फिर ब्रह्मपुत्र के नीचे जो असम वाला क्षेत्र है। तो ये पूरा जो बेल्ट है, इसमें हिमालय की अगर हम बनावट देखें पहले तो, हम्म। कि ये हिमालय कहते हैं यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड।
हम्म। तो यंगेस्ट मतलब कि वैसे देखा जाए तो 65 मतलब मिलियन ईयर्स। 50 से 75 मिलियन ईयर्स का हाँ। हम टाइम पीरियड देख रहे हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसको कंपेयर करना होगा लेट्स से एल्प्स से। तो हम्म। अगर हम एल्प्स से कंपेयर करेंगे तो एल्प्स तो 300 मिलियन ईयर पहले बने हैं। या अगर विद इन इंडिया भारत में ही हम देखें, वेस्टर्न घाट्स हैं अरावलीज। या डेक्कन प्लेटो। हाँ। हाँ जी। ये हम्म। सब जो है 150 मिलियन साल पहले बने। तो इसके कंपैरिजन में एक तो ये यंगेस्ट है। हम्म। दूसरा, इसमें जो बहुत जरूरी बात है कि इंडो यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये टेथिस सी जो था जी। उसके सेडिमेंट्स से बना हुआ एक बहुत ही लंबे प्रोसेस में बना हुआ एक जियोलॉजिकली डायनामिक पहाड़ का पूरा पर्वत श्रृंखला है ये हम्म। जी। हिमालय जब हम बात करते हैं। तो इसके जो सॉइल्स हैं ये सेडिमेंट्री हैं, मतलब कि रेतीले, अगर हम कहेंगे कि रेतीले पहाड़ है। हम्म। खासकर आप जैसे ऊपर ऊपर जाओगे, जैसे आप हिमाचल आए तो अगर आप स्पीति और लाहौल की तरफ बढ़ोगे तो वहां आपको लिटरली देखने को मिलेगा बिल्कुल बुरबुरे से पहाड़। हम्म। जरा सी हवा का झोंका तेज चलता है ना तो पत्थर गिरते हैं। हम्म। तो मैंने यहाँ खुद पे एक बार लैंडस्लाइड देखा है बद्रीनाथ की तरफ जी जाते वक्त। बीच में हम फंस जी गए थे, बिल्कुल 2004 की बात है। जी। और काफी घंटों और तक हम फंसे रहे। हाँ, तो साफ अगर मौसम था, आपने ठंड भी नहीं थी, हाँ लेकिन एकदम से जो है हवा आई और फिर पथराव हो गया ऊपर से। जी बिल्कुल। तो ये ऑल्सो, अगर आपने लैंडस्लाइड्स में कभी ऑब्जर्व किया होगा या जहां पहाड़ कटे हैं सड़क किनारे, अगर आप रोड पे गाड़ी रोक के अगर पहाड़ की बनावट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेंगे कि बहुत सारे फोल्ड्स हैं उसके अंदर। हम्म। जो हम शायद इग्नियस रॉक्स जो हैं डेक्कन प्लेटो के, वहां पे एकदम काले एकदम सॉलिड हाँ। पत्थर दिखते हैं। यहाँ पे हमें दिखते हैं कि इसमें फोल्ड्स वाले पत्थर हैं। बहुत सारे वर्टिकल भी फोल्ड्स होंगे, हॉरिजॉन्टल भी होंगे, हम्म। डायगोनल फोल्ड्स होंगे, बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं उसके अंदर। क्योंकि ये पहाड़ भी लगातार उठ रहे हैं। आज हम्म। भी हर साल कह रहे हैं कि 5 mm तक, 5 से 10 mm वो उठ रहे हैं। और लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि ये जो प्लेट्स जो अर्थ के नीचे हैं, जो पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स हैं वो हम्म। टकरा रहे हैं लगातार। तो हम्म। इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी हैवी है और काफी लैंडस्लाइड टेक्टोनिक एक्टिविटी से आते रहे हैं यहाँ पे। हम्म। जो मेरे को एक दूसरे पॉइंट पे लाता है कि एक हैजर्ड जो होता है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ डिजास्टर। हम हम्म। बोलते हैं नेचुरल हैजर्ड जरूर यहाँ पे हमेशा से रहे हैं हिमालयी हम्म। क्षेत्रों में। इसका मतलब ये है कि लैंडस्लाइड, बाढ़ या फ्लैश फ्लड आना ऐसा हम्म। नहीं है कि पहले नहीं आते थे और अचानक अब आना शुरू हो गए क्लाइमेट चेंज हम्म। की वजह से। पहाड़ की जो बनावट है इसमें कुछ हैजर्ड प्रोननेस वो बनावट की वजह से है। हम्म। और ये हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि इतने जो पूरे हजारों साल से यहाँ पे कई समाज रहे हैं और इस हम्म। हैजर्ड प्रोननेस के साथ रहे हैं। और हम्म। ये कैसे मतलब संभव हुआ है कि कहीं ना कहीं जो समाज का ढांचा रहा, जो हम्म। आर्थिक व्यवस्थाएं रही, जो लोगों की आजीविकाएं रही, हम्म। ये बिल्कुल इसके ज्योग्राफी के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं। हम्म। तो अगर हम हो सकता है अगर हम जिस तरह से घर बने हैं, लेकिन हमारा फोकस जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो विजिबल ज्यादा होता है, उस पर जाता है। हम्म। लेकिन जो पुराने मकान हम देखें, अगर कांगड़ा में देखें आप किस तरह की बनावट है, जिस मकान में अभी मैं रह रही हूँ ये भी मिट्टी से बना है। हम्म। ऊपर बांस की छत है, उसके ऊपर स्लेट है। दिख सब रहा लोकल है यहाँ से मटेरियल, दिख रहा हाँ, है। सारा हाँ। लोकल मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। जो वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर हम कहते हैं हम्म। उसी पद्धति से ये बना है। और अगर हम ऊपर चले जाएं कुल्लू में, वहां पे मिट्टी और बांस नहीं है उस तरह का, तो वहां पे लकड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती थी, जो काटकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते थे। जो पुराने घर आप देखोगे वो उससे बने। एंड किन्नौर करके एक जिला है, वो भी तिब्बत से लगा हुआ है और सतलज घाटी में पड़ता है। तो ये वहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये काटकुनी स्टाइल है। और वहां पे लोग बताते हैं कि जो जिस तरह से उसकी कील और पूरे बने होते हैं सब लकड़ी के, हम्म। ये एक्चुअली पूरा डिसमेंटल होके दोबारा आप
खड़ा बना कर सकते सकते हैं, हो हाँ। घर। हाँ, हम्म। वही मटेरियल रीयूज करके। और अभी मैं इस बार जब बाढ़ हुई तो मंडी में एक गांव में गई थी, एक एरिया में, तो वहां पे हम देख रहे थे कि लोग, मतलब नीचे से मकान जो है वो टूटा है बाढ़ की वजह से, तो लोग ऊपर से स्लेट सब हटा रहे हैं, एक एक करके स्लेट अलग कर रहे हैं। अब जो सीमेंट के स्लैब हैं वो तो गिर गए, स्लेट लोग अलग कर रहे हैं कि दोबारा जब बनाएंगे वो पूरा स्लेट और लकड़ी पूरा रीयूज करेंगे। हम्म। तो ये मतलब एक सिर्फ बात है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या मटेरियल हम्म। लाइफ की बात नहीं है। इवन नॉन मटेरियल जो कल्चरल एस्पेक्ट्स थे, हम्म। उसमें भी एक कलेक्टिव ऐसी ऑटोनॉमी थी, और इस तरह से लाइवलीहुड का अरेंजमेंट था, फैमिली स्ट्रक्चर्स ऐसे थे। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट ये जी। ऐतिहासिक पहलू में ध्यान में रखना जरूरी है कि हम्म। जिसको हम कहते हैं कि अरे पहाड़ के लोग वल्नरेबल, तो ये जो, और पहाड़ बहुत ही हैजर्ड प्रोन, तो ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ जिए नहीं थे, या इन्होंने एक तरह से पहाड़ों ने लोगों को स्टेबिलिटी भी दी, क्योंकि हम्म। आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि आप थोड़ा एक जन कोई खेती भी कर रहे हैं, कोई वही परिवार में ट्रेड भी के लिए भी हम्म। जा रहे हैं, पेस्टोरलिज्म के लिए भी जा हम्म। रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमन्स का एरिया या फॉरेस्ट का एरिया बहुत ज्यादा है। हम्म। अब जो मैं सीधा स्किप करना चाहूंगी कि जो कॉलोनियल एक जो इंटरवेंशन होता है 1700s 1800s के बाद का, जो खासकर पहाड़ों में, क्योंकि रोड और लैंड हम्म। लैंड का जो, या जमीन का जो मायना है, मतलब उसका पूरा जो कमोडिफिकेशन होता है वो ब्रिटिश पीरियड जी। के बाद होता है। रोड्स ब्रिटिश पीरियड के बाद मोटरेबल रोड आता है, तो 1850 60s के बाद जमीन की नपाई, ब्रिटिश का कंट्रोल, ये शुरू होता है, और लैंड की एक अलग तरह की प्राइवेटाइजेशन, कमोडिफिकेशन शुरू होती है, और वो प्रक्रिया फिर आधुनिक दौर में हम कंटिन्यू करते हैं। और जो जो मेन नदियां हैं हिमाचल की, रावी, सतलज, ब्यास, इन तीनों पे तीन बड़े बांध बनते हैं। 50s से इनकी बात शुरू हो जाती है, लेकिन आफ्टर, मतलब जो पोस्ट कॉलोनियल वाला पीरियड है, इसमें ये तीन डैम्स बनते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हम्म। अशर इन होता है, तो अब हमें एक कमर्शियल एग्रीकल्चर करना है और बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन को फीड करना है। तो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जिसका जो पूरा सेडिमेंट है इन नदियों से, हिमालयी नदियों से आता है, और हम्म। ये ज्योग्राफिकल लिंक है एक, हम्म। जो मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल लिंक नहीं है कि हिमाचल और पंजाब, हिमाचल का एक हिस्सा और पंजाब मिले हुए थे पहले, वो बाद हम्म। में अलग होता है। लेकिन एक इवन ये भी लिंक है कि वो रिवर जो है वो सिर्फ पानी नहीं लाती थी पंजाब के अंदर, जो पंजाब यानी 500 हम्म। जम्मू कश्मीर से होके आती हैं, और हिमाचल से होके जो नदियां इंडस वैली का जो हिस्सा है, हम्म। तो ये पूरा जो सेडिमेंट ला रही थी, वो सेडिमेंट भी एग्रीकल्चरल लैंड को, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड फॉर्मेशन में उसका एक बड़ा रोल है। हम्म। और ये जब डैम्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं नदी का फ्लो तो रुकता ही है, लेकिन एक ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग की प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ये डैम्स बनाए जाते हैं, जिसको नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल जी। इंटरेस्ट में देखा जाता है। अब आज के दिन जो बाढ़ हुई है, हम ये तो समझते हैं कि ये रेनफॉल की वजह से पंजाब में बाढ़ आई, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि ये जो डैम इतने पुराने जो बन गए हैं, जो आज के दिन सिल्ट से पूरे भर गए हैं, वो सारा सेडिमेंट उसमें फंसा हुआ है डैम्स में। हम्म। इसमें इसका जो काम करने का तरीका है कि पानी भर के रखना। और क्यों भर के रखना? क्योंकि आपको उसको जब लो पीरियड है तब आपने उसको छोड़ना है, या फिर आपको इसलिए भरना है क्योंकि आपको डैम को वायबल रखना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हम्म। करनी है तो भी आप भर के रखोगे डैम को। और फिर जब पीक फ्लड पे आप उसको अचानक जब पानी को छोड़ते हो, तो फिर कहीं ना कहीं नीचे बाढ़ का सबब बनता है वो। हम्म। और इन तीनों का, और इसमें मैं कहूंगी आप साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल की वेबसाइट पे एक बहुत अच्छा ब्लॉग, उन्होंने ये तीन डैम्स का रोल क्या रहा इस बाढ़ के दौरान, हम्म। किस तरह से उन्होंने एक्सेसिव
पानी स्टोर किया, जबकि उन्होंने पहले से छोड़ना चाहिए था जब इतनी बारिश हो रही है। हम्म। इसमें उन्होंने जो फ्लड फोरकास्टिंग फेलियर, यानी एक तरह हम्म। से गवर्नेंस का भी फेलियर है, सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं है कि ये डैम बने इसलिए हुआ, ये डैम का मेंटेनेंस, उसके फंक्शनैलिटी, उसका ऑपरेशंस पे भी बहुत बड़े सवाल हैं कि इसकी डिसिल्टेशन अब हम्म। एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो गया है सरकार पे, जो वो नहीं ले पा रही है, और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। और कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई कि ये डैम की सेफ्टी क्या है, अगर ऐसी सिचुएशन आई कि कभी ये टूटे, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में तो डैम अभी टूटे हैं, मैं इसकी भी बात अलग से करूंगी। बट हम्म। बेसिकली वी हैव टू सी द रोल ऑफ डैम्स इन हम्म। एग्जैसर्बेटिंग द फ्लड्स जो इस बार हमने देखे। और ये हम्म। पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। हम्म। 2023 में, 2023 में जब हिमाचल में इसी तरह का मंजर बना था, और हाँ। ये हिमाचल का थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है इस तरह के मॉनसून डिजास्टर्स का। तब एक साइट इन्वेस्टिगेशन हुआ था बाकायदा, डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी हम्म। हिमाचल और सीडब्ल्यूसी के ऑफिशियल्स गए, उन्होंने देखा कि वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन पोंग डैम के नीचे, मतलब जो ब्यास नदी के नीचे वाला एरिया है, वहां पे पंजाब तक इसका इम्पैक्ट हुआ, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े। तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी साइट इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये सारे ही नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स फ्लाउट हुए हैं। हम्म। इसके बावजूद ये एड्रेस नहीं हुए। तो अब मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, वापस जाती हूँ, जो सोशो इकोनॉमिक एक जी। जो वल्नरेबिलिटी क्रिएट हुई विथ द मॉडर्न डेवलपमेंट प्रोसेस, उसमें ये हुआ है कि अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल जैसा राज्य है, यहाँ पे लोग पूरी तरह से टूरिज्म, हम्म। आज के दिन, जी। क्योंकि जो पुराने लाइफस्टाइल्स हैं, चाहे वो पैस्टोरलिज्म है, अभी भी चल रहा है, हम्म। खेती का जो पूरा वो क्या कहते हैं प्रक्रियाएं हैं वो बदली हैं, अब पूरी तरह से एप्पल और कमर्शियल वेजिटेबल फार्मिंग पे हम हैं। हम्म। अगर रोड कनेक्टिविटी टूटती है तो सारी फसल जो है अभी सड़ रही है, हम्म। सड़कों पे मटर सड़ रहे हैं और एप्पल्स सड़ रहे हैं, इनको बाहर निकालना, ये कनेक्टिविटी इतनी जरूरी हो गई अब हिमाचल के लिए, क्योंकि मार्केट का डिपेंडेंस पड़ा है। इस बार जो इस साल की रिपोर्ट आई है अनएम्प्लॉयमेंट पे, हिमाचल इज नाउ द टॉप मोस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ जो है 15 to 35 की एज ग्रुप में, 29% हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त है हिमाचल में। क्योंकि टूरिज्म पे लोग डिपेंडेंट हैं, युवा सारे। तो एक तरह से ये जो पहले जो जो एक जीवन शैली थी, उसके बदलाव से कुछ तो अपॉर्चुनिटीज जरूर खुले, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो हम्म। अपॉर्चुनिटीज नहीं खुले। और हिमाचल इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस, मतलब जी। केरला के साथ कई हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स में बिल्कुल नेक टू नेक चलता हुआ राज्य। हम्म। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले जो 15-20 सालों में, जो आपने पहले ही इंगित किया अपनी बात में, कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रिलेंटलेस माइंडलेस डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ हम्म। है, और इसमें तीन जो एस्पेक्ट हैं, एक तो हम्म। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो ये जो जी। भाखड़ा के पीछे, हम तो भाखड़ा देख रहे हैं ना, लेकिन अगर हम उसके पीछे जाते हैं ऊपर और पहाड़ों में, तो एक पूरी ही श्रृंखला है बांधों की। हम्म। And these are new type of dams. These are not the storage dams like भाखड़ा। जैसे जैसे ग्रेडियंट बढ़ता है, अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो भाखड़ा के पीछे कोल, कोल के पीछे रामपुर, हम्म। रामपुर के पीछे करछम वांगतू, करछम वांगतू के पीछे शोंगटोंग करछम, ऐसे करके एक श्रृंखला है डैम्स की पूरी। और हम्म। जो वो डैम्स हैं, इसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर डैम्स, ये बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये डैम्स जो हैं, इसमें टनलिंग, इसमें रेजोवायर बहुत बड़ा नहीं होता है, इसमें टनलिंग के माध्यम से पानी को गिराते हैं। आप अपने दर्शकों के लिए अगर पॉसिबल हो इसमें क्लिप लगाना, तो आप लगा भी सकते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। हम्म। बट बेसिकली ये जो टनलिंग हुई डैम्स के लिए, इसकी वजह से, जो मैंने पहले आपको कहा कि यहाँ ऑलरेडी जियोलॉजिकली डायनामिक रीजन है, यहाँ पे एक तरह से लैंडस्लाइड्स और जो बाकी एक स्टेबिलिटी थी,
स्लोप्स की, वो हम्म। बहुत बड़े पैमाने पे डिसरप्ट हुई है। आज जी। के दिन 180 डैम्स हिमाचल में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। और अगर सारे जितने भी प्लान्ड है बन जाएंगे तो 1,000 से ज्यादा डैम्स होंगे हिमाचल में। हम्म। और अगर हिमालय में जितने प्लान्ड हैं, ये सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूं मैं, जो टनलिंग से बनते हैं, जो एक के बाद एक, इनको कैस्केडिंग प्रोजेक्ट्स हम कहते हैं, हम्म। हैव लेड टू कैस्केडिंग डिजास्टर्स। इसका मतलब ये है कि ऊपर जब बारिश होती है उच्च हिमालय में, अब आप हम्म। देखिए कि किस तरह से ये कैस्केडिंग और कंपाउंडिंग डिजास्टर बनता है। जहां बारिश कभी होती नहीं थी उच्च हिमालय में, वहां पे अब ये एक्सेसिव रेनफॉल, जिसको कई बार बादल फटना भी, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, जी जी। हाँ, क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। कई बार हमें पता नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट है कि नहीं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की बहुत एक फिक्स परिभाषा है। उच्च हिमालय में दो प्रक्रियाएं घट रही हैं। एक की जहां बर्फ हुआ करती थी या ग्लेशियर हुआ करते, वो पिघल गए। दूसरा की बारिश हो गई बहुत ज्यादा। अब वहां पे जो ये ग्लेशियर लेक्स एक तरह से बनते हैं, ये जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये इसका जो मटेरियल होता है, सारा सेडिमेंट, वो तेजी से जब बारिश हो रही है तो नीचे आ हम्म। रहा है। अब नीचे जो है वो डैम में फंसता है। वहां पे फिर अचानक पिछले बार 2024 में एक डैम फट गया था ऊपर मलाणा करके, ब्यास नदी में मैं कह रही हूँ। हम्म। उसके बाद जो है दूसरा डैम है मलाणा वन है, मलाणा वन फटा था। फिर उसके बाद एक और डैम है नीचे लारजी, फिर और डैम है। अब ये सारे जो है, इनका जो सबका जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, फ्लड कंट्रोल सिस्टम है, ये कहते हैं कि ये डैम्स जो हैं वो फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं, बट हम्म। एक्चुअली ये फ्लड को एग्जैजरेट करने का काम करती हैं। और बढ़ा देते दूसरा, हैं उसको, जी। उसको बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो फोर लेन एक्सपेंशन हुआ, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी जो मक है, या चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इसकी जो मक है, इस कंस्ट्रक्शन से जो निकलती है डेबरी, हम्म। वो डेबरी हाँ, ज्यादातर आप देखेंगे नालों में या नदी के किनारों में फेंकी जाती है। हम्म। जब पानी बढ़ता है तो ये सारी डेबरी जो है ये पानी में, नदी में, बाढ़ में हिस्सा बन जाती है, तो बाढ़ का फोर्स बढ़ जाता है। इसको हम हम्म। कहते हैं फ्लैश फ्लड। अब तो दो ये जो तरह हम की देखते डेबरी हैं, आती है। मेरा सॉरी एक सवाल है, जो हाँ हम हाँ जो वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हाँ। वो एकदम बारिश की धार आ गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि ऊपर जो है सब कुछ सब्ज है, यानी हरियाली है, और नीचे से जो है एक धारा आई और पूरा होटल जो है वो बह गया साथ में। तो इन जी, पत्थरों की वजह से, या फिर जो मलबा है जो फंसा हुआ है, वो क्योंकि पानी के साथ आ रहा है, इसीलिए जो भी उसके रास्ते में है, उसको जो है वो हटा के धंसा के वो आगे बढ़ गया है, ये हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें दो तीन, अगेन कॉम्बिनेशन, डेबरी दो तरह की मैंने एक बताया। एक उच्च हिमालय वाली डेबरी आ रही है, सेडिमेंट आ रहा है। दूसरा आ रहा है आपका मक, जो हम्म। कि कंस्ट्रक्शन डेबरी है, वो भी आ रहा है साथ में। तीसरा आपने क्या किया कि नदी का अपना रास्ता भी था, लेकिन ओवर द इयर्स आपने हाईवे बना के, फिर उसके हाईवे बनेगा तो रिबन डेवलपमेंट बोलते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो है, फिर सरकार वहाँ पे एक स्कूल भी खोल देगी, वहाँ पे एक एजुकेशनल सेंटर के अलावा हेल्थ सेंटर्स होंगे, सरकारी दफ्तर होंगे, धीरे धीरे वहाँ टाउनशिप जैसा बनता है, मार्केट्स बनती हैं वगैरह। लोग जो दूर दराज से मतलब शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ रेंट पे हम्म। रहते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब ये एरियाज जो हैं वो रिवर बेड के पास, जैसे धराली हमने देखा उत्तराखंड में, रिवर बेड के पास आप धीरे धीरे रिवर बेड का एरिया श्रिंक कर देते हो, क्योंकि आप रिवर बेड में बस रहे हो। और दूसरा, ऊपर से एक बहुत ही सेडिमेंट लेडन फ्लड आता है, जो रेनफॉल की वजह से भी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है, और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी है। अब ये जो है उसके लिए जगह बचती नहीं है, और वो कहीं ना कहीं तबाही मचाता है। हम्म। वो पानी नहीं है, वो पानी और सेडिमेंट दोनों हैं, उसमें बोल्डर्स हैं, और आपको फिर नामो निशान नहीं मिलेगा वहां पे। बस गाड़ी, घर सब दब जाते हैं। आपने धराली में देखा, मतलब अगर हम्म। आप एरियल व्यूज उसके, ड्रोन, अभी अब तो ड्रोन सब जगह चला रहे हैं लोग, कुल्लू में ड्रोन, कुल्लू की ड्रोन फुटेज देखिए, या कहीं की, हम्म। जहां फोर लेन थी वहां सिंगल लेन भी नहीं बची है। हम्म। तो वापस अब
कई लोग कह रहे हैं कि नदी ने अपना रास्ता लिया है, नदी वहां से, वो मेमोरी भी चली गई है। अभी अगर हम देखें तो पहले एक हम्म। कलेक्टिव मेमोरी के थ्रू के ये नदी के रास्ते हैं, यहाँ से बाढ़ आती हम्म। थी, हम यहाँ नहीं बनाएंगे यहाँ बनाएंगे। वो हम्म। वाली जो पूरी पूरी कलेक्टिव मेमोरी है वो तो चली गई हमारी। कि क्या मतलब नदी हम्म। रिवर मेमोरी के साथ लोगों की जो मेमोरी जुड़ी हुई थी ना जी। आपस में, रिवर का ये फ्लो है, ये यहीं पे रास्ता है, मैं वो भी आपसे एक एक सवाल पूछना इफेक्ट चाहूंगा, है। क्योंकि ये बहुत अहम बात आप कह रही है। वैसे जो भी आपने कहा है, एक तो मैं ये बता दूं हमारे सुनने वालों के लिए कि मानसी जो ये आपको पूरा परिपेक्ष आपको दे रही है, वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि पंजाब में हालात इस तरह से क्यों हुए हैं वो आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि ये महदूद करके पंजाब को हम देख नहीं सकते, ये पूरा जो है सिस्टम जुड़ा हुआ है। हिमाचल जितना आप अपर राइपेरियन मिडल राइपेरियन एरियाज में जाएंगे उतना ही आपको समझने में आसानी होगी। ये सब कुछ जुड़े हुए हैं, पहाड़ों में कुछ हो रहा है तो फिर जमीनी मैदानी इलाकों में भी इसके असरात तो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, उन्होंने वो 3 नदियों का जिक्र किया जो कि पंजाब की भी नदियां हैं, वो कश्मीर की भी नदियां हैं, वो हिमाचल की भी नदियां हैं। तो ये पूरे सिस्टम में जो है बेस्ड, और इसके अतराफ जो लोग रहते हैं उन पर इसके असरात तो होंगे। मानसी, आपने जो इस चीज का जिक्र किया, क्योंकि वो डेवलपमेंट का जो जो परिभाषा हमने बताई थी जो आजकल बदल गई है, आजकल सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बात होती है। ये जो लोकल नॉलेज सिस्टम का आपने जिक्र किया कि लोग भूल चुके हैं, अब जो है कलेक्टिव मेमोरी नहीं बची है। हमने वेस्ट में देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स या वाइल्ड फायर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और इन हम्म। इलाकों में भी, जैसे मेट्रो वैंकूवर रीजन में भी, अब हम उससे जूझ रहे हैं। इनफैक्ट आज से 2 रोज पहले तक यहाँ पर धुएं का एक, आप कह सकते हो, वो चादर हम देख पा रहे थे। क्योंकि जैसे दिल्ली में पोल्यूशन होता है उसी तरह से हमने देखा कि वैंकूवर में भी हम बहुत दूर तक देख नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर स्मोक। अब ये वाइल्ड फायर्स इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जो पहले फर्स्ट नेशंस या जो इंडिजिनस लोग थे वो इसको एंटिसिपेट करके कुछ इलाके वो पहले से जला देते थे ताकि वो प्रिपेयर्ड हो सके। अब जो एक मॉडर्न थिंकिंग वाली सरकार आई जो कि रैशनलिस्ट है, बहुत फख्र महसूस करती है कि ये तो हम रैशनल सोच वाले हैं, उसने इन सब चीजों को बंद करवा दिया। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को जो है एब्सोल्युटली। कंप्लीटली दरकिनार कर दिया। क्या यही भारत में भी हुआ है? बिल्कुल, मतलब आपने बहुत एक एप्ट चीज पर अपनी उंगली रखी है कि ये जो पूरा एक तरह से जो प्रकृति, जहां तक प्रकृति का सवाल है, वेस्टर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें समाज और प्रकृति को अलग करके देखा जाता है। उसको हम्म। बाइनरी में या ओपोजिंग में देखा जाता है कि समाज जो है वो प्रकृति के ऊपर हावी रहता है। और ये अलग बात है कि विकास की प्रक्रियाओं को जस्टिफाई किया जाता है कि ये तो विकास के लिए जरूरी है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें, जहां भी लकड़ी कटान की बात आएगी जैसे, तो आपको फोटो दिखेगी कि महिलाएं हैं फ्यूल वुड ला रही हैं जंगल से, कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो आपको अब जो आपके सारे डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है और बाकी, उनका क्या काम रहेगा कि अब हम फ्यूल वुड का रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस, फॉरेस्ट का जो पूरा एक दोहन हो रहा है, और इसमें महिलाएं जो हैं इनको हमें डालना है कि ये गैस पे आ जाए ताकि ये फ्यूल वुड को खत्म ना करे। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से वाइल्ड फायर्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड की स्थिति या फिर जम्मू कश्मीर में भी यही चीज है। अगर हम देखें कि यहाँ पे भी वाइल्ड फायर्स का बहुत, अभी अभी इस बार तो हमने समर ही नहीं देखी, हमने अप्रैल से बारिश हो रही है तो इस बार वाइल्ड फायर्स की चर्चा नहीं हुई। नहीं तो एक्चुअली वी आर मूविंग फ्रॉम अ वन सीजन ऑफ डिजास्टर टू अनदर। पहले हम्म। वाइल्ड फायर्स होंगे, और वाइल्ड फायर मैनेजमेंट के लिए ये लगातार मतलब ये बात हो रही है कि किस तरह से इसको रोका जाए। लेकिन जो आपने कहा कि वाइल्ड फायर को मैनेज करने के तरीके, वो पहले लोगों की पद्धति में थे जब वो फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड थे, जब हम्म। एलियनेशन, फॉरेस्ट एलियनेशन जो हम कहते हैं, या कॉमन्स और पैस्चर्स के साथ एलियनेशन नहीं हुआ था। हम्म। उसके बाद कॉलोनियल पीरियड में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जैसे पहाड़ों में होती है कि चीड़, जो वैसे तो नेटिव प्लांट है, लेकिन चीड़ पाइन के जंगल बकायदा मोनोकल्चर्स प्लांट किए जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसी ऐसी जगह पे प्लांट किए गए हैं कि जहां मैं रहती हूँ दोनों तरफ
चीड़ का जंगल है आगे और पीछे। अगर यहाँ पे एक बीड़ी का वो भी सुलगता हुआ गिर गया इन द समर्स, और आज के दिन जो समर है, मतलब जब हीट होती है तो बहुत ज्यादा हीट है, हम्म। तो और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, तो वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स वाला है, तो फिर तुरंत वो जो उसके पाइन नीडल्स हैं वो आग पकड़ते हैं और फिर आग का मंजर। तो 30% ऑफ द फॉरेस्ट कवर नाउ इन 30 to 40 almost I would say in these areas in mid Himalayas is covered with चीड़ पाइन, क्योंकि ये फैलता भी बहुत है और फिर किसी और चीज को उगने भी नहीं देता। इन्वेजिव अब स्पीसीज है। लोग yeah, and what it has done is it has finished off the pastures where people used to actually graze their animals. तो आज के दिन in a state where people have were completely dependent on livestock, हमारा दूध भी पंजाब से आ रहा है क्योंकि हम्म। फॉडर नहीं है, फॉडर का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है। तो लोग जो है अब कहीं ना कहीं वो जो रिश्ता टूटता है ना जब प्रकृति के साथ, क्योंकि पॉलिसी ये कहती है कि प्रकृति को ये नाश करने वाले ये रीजंस हैं, जैसे वाइल्ड हम्म। फायर का मैनेजमेंट करने वाला जो पुराना जो था, या फिर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग पर इतना ज्यादा जोर रहा कॉलोनियल सरकार का भी, और अभी भी जो रूल्स हैं वो कुछ एरियाज को बिल्कुल ही कॉर्डन ऑफ कर दिया कि यहाँ पे पैस्टोरलिस्ट नहीं जाएंगे, ये हम्म। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ ग्रेजिंग नहीं होगी। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो शायद पैस्चर्स के लिए कुछ हद तक जानवरों का जाना और जरूरी था, पैस्चर्स को हम्म। के साथ एक रिलेशनशिप है लोगों का। तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ एन एलियनेशन हैज हैपेंड सिस्टमैटिकली बाय पॉलिसी। ये कोई हम्म। ऐसा नहीं है कि ये लोग भूल गए क्योंकि वो लालची। ऑफ कोर्स वो कल्चरल चेंज शिफ्ट तो हुआ ही। आई मीन व्हाई वुड वी वांट के हमारे पहाड़ के जो युवा है उनके भी एस्पिरेशंस वही होंगे, खासकर एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हम्म। जहाँ पे सोशल मीडिया इतना अभी एक्टिव है पिछले 10-15 सालों से। अब तो सबके पास वो डिवाइस है, वो देख पा रहे हैं, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल राइट नाउ। या तो एब्सोल्युटली। ये जो पूरा जो एक युवा पीढ़ी है उनके एस्पिरेशंस जो है वो सिस्टम तो पूरा नहीं कर पाई जो वो प्रॉमिस करती है, वो तो सिर्फ एक छोटे प्रतिशत जनता के लिए है ना। हम्म। तो फिर वहां पे लेकिन लोग इमिटेट तो करेंगे ही वो। और actually the privatization of education, health, we need to understand that the whole system, how the whole political economy has pushed people away from certain what do you say lifestyles, and अब हम चाहते हैं कि लाइफस्टाइल का रिवाइवल हो, हम्म। लेकिन उसका भी दारोमदार पूरा एक कम्युनिटी पे डालना हम्म। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। कि क्योंकि अगर आप हिमाचल में देखें तो हिमाचल में पर पर्सन जो लैंड एरिया है या पर फैमिली अगर जो किसान है वो तो सारे मार्जिनलाइज, 70% आर मार्जिनलाइज फार्मर्स, मीन्स के आपके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। हम्म। और जो मैक्सिमम लोग हैं उनके पास 5 से 10 बीघा के बीच में जमीन है। तो अब आप सोचिए कि आपको आपके पास इतनी जमीन है, आप के पास आगे के पीछे के रास्ते भी बंद हैं, आगे के रास्ते भी बंद हैं, तो इट इज अ क्राइसिस। हम्म। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया है, दैट कलेक्टिव मेमोरी हैज डिसअपियर्ड, दैट पीपल आर नॉट ट्राइंग टू बैलेंस आउट बोथ थिंग्स। ऐसा कई जगह पे कॉन्वर्जेशन चल रही है लोगों के हम्म। बीच में, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू दैट वी एक्सपेक्ट कि कल्चरल जो माहौल होगा यहाँ पे वो बहुत ही अलग होगा दुनिया से, बिकॉज नाउ वी आर इन अ वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड। हम्म। एंड द pathway forward is economic growth for everybody, that is the pathway that has been laid down by policy, by हम्म। systemic agenda। तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लोगों का अलग होगा, हम्म। कुछ लोगों की इकोनॉमी अलग होगी, कुछ लोगों को प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनको नेचर पे डिपेंड सिर्फ रहना चाहिए। तो लेकिन वो पीछे के लिंक्स भी टूटे हैं ना, और हम्म। रास्ता सिर्फ यही है सामने। तो देन जी। इट बिकम्स इवन मोर ऑफ अ चैलेंज। हम्म। एंड आई मीन आई थिंक दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हम जैसे आपने कहा कि हम एक तो जोग्राफिकली पंजाब और हिमाचल या जो डाउनस्ट्रीम जो डेल्टा एरियाज हैं उसको हिमालयी, क्योंकि सारी और ट्रांस बाउंड्री हैं ये, और इसमें ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, मतलब हमारे जो उत्तराखंड में नदियां हैं वो नेपाल से
भी होके आती हैं। हम हमारे जो अरुणाचल में अभी जो जहाँ डैम बन रहे हैं, तो चाइना भी ऊपर डैम बना रहा है। हम्म। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक अक्रॉस स्टेट्स, दिस इज अक्रॉस कंट्रीज द होल हम्म। मैटर। हम्म। तो लेकिन हिमालय एज अ क्षेत्र का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मैं कहूंगी कि इसको एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर के अलावा देखा ही नहीं जाता है। हाँ। यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों के क्या एस्पिरेशंस हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन एट ऑल। हम्म। पंजाब में जैसे आपने कहा कुछ होता है तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन, बट इन द हिमालयन रीजन इज ऑन द साइडलाइंस, बट ऑलवेज ऑन द अटेंशन कि इसको हमें बचाना है। सेव हिमालय हम्म। बहुत बड़ा एक स्लोगन है, लेकिन उसको एक एस्थेटिक वैल्यू और एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ये दो चीजों तक लिमिट सीमित कर कर दिया दिया गया गया है। है जी। हम्म। मानसी, यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने शुरू में एक बात कही और वो उसी से मैं पकड़ना चाह रहा हूँ। एक तो मैं हमारे सुनने वालों के लिए मैं ये वाजे कर दूं, हालांकि मानसी ने ये बात कही कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं दावा नहीं करती, लेकिन उनके जवाबों से आपको लग ही गया होगा कि ये एक्सपर्ट ही हैं। और ये आउट ऑफ ह्यूमिलिटी उन्होंने कहा है, लेकिन इसमें एक, क्योंकि जिस तरह से फ्रेम भी किया गया है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का एक सिस्टमिक प्रॉब्लम भी है। वो इस तरह इसलिए क्योंकि हमने सबको अलग अलग रखा हुआ है। वेस्ट में जब हम एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज की जब बात करते हैं, इसमें ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर्स भी होते हैं, स्कॉलर्स भी होते हैं, इसमें साइंस से भी लोग आते हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट अगर बोलते हैं वो ह्यूमैनिटीज से भी आ सकते हैं, और हमारे कॉमन फ्रेंड है डॉक्टर प्रकाश काशवा, वो एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है, वो ह्यूमैनिटीज के हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे बोलते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सारे तार जो है जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सैरा स्नाइडरमैन आज सुबह मेरे शो में आई थी दोपहर को, और उन्होंने नेपाल के पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात की। उससे पहले जब आप आई थी तब हमने 2015 के अर्थक्वेक पे बात की थी, क्योंकि उन्होंने वहां पर काम किया था बतौर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि क्या हिंदुस्तान में हमने सबको सेग्रीगेट करके रखा, साइलोज में रखा? अच्छा, एक्टिविस्ट आजकल एक बड़ा बदनाम लफ्ज बन गया है हिंदुस्तान में, क्योंकि जिस तरह से सियासी हालात बने हैं उस वजह से भी शायद ये हुआ है। लेकिन अच्छा, एक्टिविस्ट अगर कोई बात कह रहे हैं मतलब बेकार में हल्ला मचा रहे हैं। ये बात बहुत कॉमनली मैं सुनता रहता हूं बहुत बार लोगों से। क्या आपको भी लगता है मानसी कि ये हुआ है इंडिया में, कि जो जिन लोगों को मिलकर बात करनी चाहिए थी वो अब अलग अलग खेमे से बात कर रहे हैं? ये बहुत ही लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स शायद क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वाली बात को जोड़ते हुए मैं कहूंगी कि देखिए, जो नॉलेज या ज्ञान में जो हेजिमनी वाला सवाल है ना, ये हम्म। तो मतलब मैं कहूंगी कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी है, हम्म। और ये एक बहुत ही इंडियन स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हम्म। हमारा भी जो एक एंशंट ट्रेडिशन रहा है कि हमें हम हमेशा नॉलेजेबल कुछ लोगों को समझते हैं ना। हमारे हम्म। यहाँ वो जाति और वर्ण व्यवस्था से हाँ। कनेक्टेड है, और ग्लोबल लेवल पे एक वेस्टर्न साइंस की भी हेजिमनी चलती है, ग्लोबल नॉर्थ की भी हेजिमनी चलती है। मतलब कि नॉलेज हेजिमनी जो है, इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने मूवमेंट की बात की ना, तो मैं इसमें फार्मर्स मूवमेंट का उदाहरण कई बार देती हूँ लोगों को। हम्म। इट इज लाइक मतलब इट वाज लाइक अ यूनिवर्सिटी स्पेस एक्चुअली। हम्म। आप अगर वहां जाके लोगों से, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते, जो एक पूरा बैठे थे लोग एक साल के लिए अपना जो एक मूवमेंट स्पेस हम्म। बना के, इट वाज लाइक अ यूनिवर्सिटी स्पेस एंड एजुकेशनल स्पेस। एंड मूवमेंट्स आर एक्चुअली स्पेसेस ऑफ नॉलेज जनरेशन। हम हम्म। उसको नॉलेज नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। हम इंडिजिनस नॉलेज को नॉलेज नहीं मानते हैं। मतलब अब ये देखिए कि जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, इफ यू आर गोइंग टू ये एक ऑब्सेशन जैसा है कि हमें और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स चाहिए, और हमें और माइक्रो लेवल प्रिडिक्शंस चाहिए। एक प्रोजेक्शन और प्रिडिक्शन के साथ जो ये प्री ऑक्यूपेशन है, ये आप किस हद तक करोगे? क्योंकि
एक इतने माइक्रो लेवल पे आपको कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस भी करना पड़ेगा। हम्म। और अगर आप फिर चाहते हो कि एक माइक्रो लेवल पे वल्नरेबिलिटी को कम किया जाए, तो वहां जो लोग रह रहे हैं उनका सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा पता होगा उस टेरेन में क्या चल रहा है उसके बारे हम्म। में। और जहां तक साइंस की सवाल है, मैं बिल्कुल आई एम नॉट अ लडाइट, आई मतलब मैं बिल्कुल ही नहीं ये कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल वो है, हम्म। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज तब होगा जब ये ट्रांसपेरेंट हो, हम्म। ये डेटा जो जनरेट किया जाता है ये लोगों तक पहुंचे। अगर आपने लैंडस्लाइड इन्वेंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल की, हर डिस्ट्रिक्ट की बनाई है हिमाचल ने, हम्म। तो व्हाई इज दिस डेटा नॉट विद द ग्राम सभाज, व्हाई इज हम्म। दिस डेटा नॉट विद द पीपल? मैं ये कह रही हूँ कि इंडिजिनस साइंस और इंडिजिनस नॉलेज और जो दूसरी हम कहते हैं सो कॉल्ड साइंटिफिक नॉलेज, मतलब अगर हम ये कहें कि जो टेक्नोलॉजी पे आधारित डेटा है, अगर ये दोनों मिलें तो हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, प्लानिंग में मदद मिल सकती है एक माइक्रो लेवल पे। हम्म। और ये जो जहाँ तक एक्टिविज्म या एक्टिविस्ट को एक ब्रांडिंग, तो ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी मतलब क्रिएट जो है किया जाता है। अब अगर हम देखें कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, हम्म। अगर उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, अगर मैं मतलब लोग कहते हैं ना कि ये सक्सेसफुल मूवमेंट है या अनसक्सेसफुल है, क्योंकि डैम तो बन गया, सरदार सरोवर तो खड़ा हो गया, इतना बड़ा डैम, इतने लोग तो डिस्प्लेस हो गए उसकी वजह हम्म। से, लाखों लोग। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर एक मूवमेंट ने ये नैरेटिव बिल्ड किया जिसको पूरी तरह से ट्रैश किया जा रहा था कि ये एंटी डेवलपमेंट लोग हैं, कि विकास चाहिए विनाश नहीं, या हम्म। फिर ये विनाशकारी विकास नहीं चाहिए, डैम्स इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन वाला जो अगर एक अंडरस्टैंडिंग बनी, जो वर्ल्ड बैंक कमीशन भी सेटअप हुआ और उसने उसको कुरोबरेट भी किया कि भाई नहीं ये बिल्कुल सही है कि ये एक सामाजिक और आर्थिक और इनफैक्ट इवन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये बहुत ही मतलब इस तरह के जो बड़े बांध हैं ये हम्म। डिस्ट्रक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन और एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव क्रिएट हुआ, और समाज में एक डाइवर्सिटी, मतलब डेमोक्रेसी का तो अर्थ यही है ना कि एक डाइवर्स वॉइसेस हम्म। को सामने लाना, और इन इस डाइवर्सिटी से जो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि किस तरह का हम समाज बनाएंगे, किस तरह की अर्थव्यवस्था चलाएंगे, दिस हैज टू बी पार्टिसिपेटरी। और इसमें एक नॉलेज की डेमोक्रेसी की, अगर हम मतलब रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में डेमोक्रेसी और इक्विटी की हम बात करते हैं, तो वो वही चीज नॉलेज में अगर डिसीजन मेकिंग और नॉलेज में ट्रांसलेट नहीं हुई, तो हम्म। फिर इट्स नॉट अ कंप्लीट थिंग, वो दोनों हम्म। ही जुड़े हुए हैं आपस में। जी। यहाँ पे मेरा एक सवाल और है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त तो आपका लेना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत फैसिनेटिंग हो गया है कॉन्वर्सेशन और मैं मतलब घुसता जा रहा हूँ इसमें। हाँ जी। जो जो आपने बात की, क्योंकि वो एक्टिविज्म के साथ ही जुड़ा है मेरा ये सवाल अगला, वो ये हम्म। कि एक टाइम था, आप तो 25 साल से इसके साथ जुड़ी हुई हैं एक्टिविज्म के साथ, लेकिन आप देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का आपने जिक्र किया, मेधा पाटकर दुनिया भर में वो उनका नाम फैला और आज तक लोग जानते हैं उनके बारे में। एक दौर में सुंदरलाल बहुगुणा थे, चिपको मूवमेंट हुआ, फिर ये आप हाल में अब फार्मर्स मूवमेंट चली, वो एक एजिटेशन था ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा हम कम से कम एनवायरमेंटल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें, वैसा कोई मूवमेंट हमने देखा नहीं है, या फिर बहुत ही हमारी नज़र शायद बहुत सतही लेवल पे है, अंडर सबटेरियन लेवल पे क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है। लेकिन क्या जो हमारे समाज में जो परिवर्तन हुआ है, उस वजह से आपको दिख रहा है कि अब उस हिसाब से एक्टिविज्म या उस हिसाब से जो है आप अपनी आवाज़ बुलंद करने की अगर कोशिश करें, लोग ही बोल देते हैं अरे सड़कें जाम करके क्या फ़ायदा, अरे ये करके क्या फ़ायदा, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। क्या वो अब करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है भारत में? इसमें भी दो तीन पहलू हैं, मतलब मेरे पास किसी भी चीज का जो है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब हम्म। है नहीं, क्योंकि शायद
सवाल हैं ज्यादा। लेकिन एनवायरमेंटल मूवमेंट और एक्टिविज्म हम किस चीज को मानते हैं, इस पर भी एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है। जैसे हम्म। अगर हम भारत की ही बात करें, अगर हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, हम्म। जो पूरी एक संसाधनों को पे अधिकार की जो लड़ाई है, वो हम्म। संसाधनों को बचाने की, और उस एक एक पूरे मतलब सिर्फ समाज, क्योंकि उसको एक आइडेंटिटी स्ट्रगल, आदिवासी मूवमेंट्स हम्म। को जनरली एक आइडेंटिटी स्ट्रगल की तरह देखा जाता है, हाँ। उसको एनवायरमेंटल मूवमेंट की तरह नहीं देखा जाता। हम्म। उसमें क्योंकि एनवायरमेंटल मूवमेंट अगेन हमारा देखने का जो नजरिया है थोड़ा वेस्ट की तरफ से, या एक लिबरल जो नजरिया है उसकी तरफ से हम देखते हैं, जबकि उसको शायद हमें हर क्षेत्र के लिए एक अपना तरीका होता है अपने हम्म। संसाधनों को बचाने और उसको उसके संवर्धन के लिए। कई ऐसे छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो पूरे देश में हुए हैं। कभी उन्होंने बड़ा स्वरूप भी लिया है, जैसे अगर आज के दिन हमारे देश में एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में ये आया है, हम्म। ये लॉ। और अगर इसका श्रेय जो पूरी तरह से आदिवासी जो मूवमेंट्स रहे, जिन्होंने ये असर्ट करने की कोशिश की, जो 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है देश में, जो हम्म। अंग्रेज सरकार लाई थी जंगलों पे कब्जा करने के लिए, और उसके बाद जो 1980 में फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट लाया गया भारत सरकार द्वारा, ये दोनों कानूनों ने मिलके आदिवासियों के को एक तरह से बेदखल किया है। चाहे वो कभी कॉन्जर्वेशन के नाम पे किया, कभी विकास के नाम पे किया, लेकिन उनको अपने जमीन से हटाने की ये कोशिश रही है, और कहीं ना कहीं उनके समाज, संस्कृति, हर चीज पे असर इसका पड़ा है। तो ये आंदोलन जो है, ये बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन मिलके एक बड़ा कैंपेन बनता है, हम्म। और एक कानून जिसमें फॉरेस्ट को डीकॉलोनाइज करने की बात जो है वो आदिवासियों की तरफ से आती है। आई सी दैट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ऑल्सो। हम्म। हम इसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है कि अगर लोगों के पास अगर लोग अपने संसाधनों पे अपनी बेसिक सर्वाइवल और आजीविका के लिए डिपेंड है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं होगा तो ये संसाधनों का कॉन्जर्वेशन भी मुश्किल है। हम्म। तो ये दोनों लाइवलीहुड और कॉन्जर्वेशन को जोड़ के ये कानून देखता है। तो ये हम्म। एक, मैं कहूंगी, एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंटलिज्म जो है इन इंडिया और इन द ग्लोबल साउथ, अगर हम देखें तो इसको हम पर्यावरण न्याय और हम्म। रिसोर्स पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। हम्म। ये द क्वेश्चन इज, हु ओन्स द रिसोर्सेज, किसके पास संसाधनों का की मलकियत है, कौन उस पर किनका जीवन उस पर आधारित है, कौन बेदखल हो रहा है, संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसकी कीमत कौन चुका रहा है। ये सवाल जो है, दीज आर सेंट्रल टू हम्म। एनवायरमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया। हम्म। और इसको हम जो दूसरा एक एनवायरमेंटलिज्म जो हम देखते हैं, जो मैं कहूंगी कि एक नियोलिबरल फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटलिज्म हम्म। है, जो कोर्ट्स से टॉप डाउन तरीके से कई बार इम्प्लीमेंट होता है, कि कोई पेड़ नहीं काटेगा, ग्रीन फेलिंग बैन पूरी तरह से, हम्म। या प्लास्टिक पर हम बैन लगा देंगे। इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। और even if if you look at the kind of very individualized actions which are being promoted, कि veganism है, या हम्म। फिर वेजिटेरियनिज्म है, या फिर एनिमल राइट्स पर बात होती है, जब बहुत सारे मुद्दे खुल जाएंगे अगर मैं इसमें जाऊंगी। लेकिन आई थिंक दैट बेसिकली what I'm trying to say is that there is a certain kind of environmentalism जिसको पुश मिला है, और क्लाइमेट हम्म। चेंज जब से मुद्दा आया है, तो फिर एक तरह का क्लाइमेट एंजाइटी और क्लाइमेट एक्टिविज्म जो बहुत ही कार्बन सेंट्रिक, मतलब हम हम्म। उससे ज्यादा विचार नहीं करते। इसका सबसे जो उदाहरण मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, कि वी आर सो कार्बन सेंट्रिक
कि हमें कार्बन कम करना है, इसलिए हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमालय में बना रहे हैं। हम्म। क्योंकि ये कोल नहीं है, ये हाइड्रो पावर है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ग्रीन एनर्जी है। तो हम्म। ये जो ग्रीन वॉशिंग हो रही है एनवायरमेंटलिज्म के नाम पे, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि what is exactly which kind of whose environmentalism are we talking about। हम्म। और क्लाइमेट मिटिगेशन के नाम पे जिस लेवल पे पौधारोपण को अब पुश किया जा रहा है, बिग हाँ। लार्ज स्केल प्लांटेशंस, जिसमें अब प्राइवेट पार्टीज भी, कंपनीज भी आ हम्म। रही हैं, और बड़े बड़े जो एरियाज हैं वो प्राइवेट कंपनीज ले रहे हैं। तो वी आर सीइंग अ पुश ऑफ दिस, एंड द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन वेरी ट्राइंग टू कीप दिस चैंपियन ऑफ द अर्थ एंड ग्रीन इमेज by introducing policies like carbon credits, green credits. These are all greenwashing policies, I would say. हम्म। Because जो real ground पे जब आप देखो, तो आप कह रहे हो हम इको टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन यू सी what the चार धाम रोड इज डूइंग, और हम्म। व्हाट द रोपवे प्रोजेक्ट्स आर डूइंग। आई मीन, आप रोपवे पूरा इको फ्रेंडली है ये कह के रोपवेज के लिए पर्वतमाला प्रोजेक्ट एक पूरे हिमालय में हो रहा है, लेकिन एक जगह जब रोपवे बनती है तो वहां की फुटप्रिंट, जहां लोग कभी सिर्फ पैदल जाते थे, उन हम्म। एरियाज में अब लोग कितने पहुंचेंगे एक दिन में, ये आप सोचिए। तो वहां की फुटप्रिंट क्या होगी, फिर कचरे की समस्या और हम्म। समस्याएं नई क्रिएट होती हैं। सो आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू सी थ्रू द फॉल्स सॉल्यूशंस एंड हम्म। सी थ्रू दिस एनवायरमेंटल स्पीक, जो मतलब हम बार बार कहते हैं कि ये इको फ्रेंडली है, ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, उसको प्रमोट करते हैं। तो हाँ। क्या इको फ्रेंडली किसकी नजर से कौन कह रहा है, क्या उनका इंटरेस्ट है उसके पीछे, ये सारी चीजें हमें ये सवाल करने चाहिए। मैं यहाँ पे एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने वो लैंग्वेज का जिक्र किया। सॉरी, एक जवाब से दूसरा सवाल बन जाता है। लेकिन ये हाँ जो जी। फ्रेमिंग की बात है कि किस तरह से ये प्रेस में या फिर मीडिया में भी किस तरह से इस चीज़ को फ्रेम किया जाता है, उसी से जो है हमारा पूरा एक इमेजिनेशन जो बनता है इसके तरफ, वो तैयार होता है। जब हमने 2013 में उत्तराखंड वाला वो देखा था, बहुत बहुत ही बड़ी त्रासदी थी वो तो। और जब मुझे अभी भी याद है जब वो धाराएं नीचे आ रही थी और एक महादेव का बहुत बड़ा मूर्ति है वहां पे, और उसके इर्द गिर्द जो है पानी भर गया था, और ये कितना खौफनाक मंजर था। उस टाइम पे कैप्शन जो लिखा गया था कि ये स्टैचू में भी जो है इट इज अराउंड सबमर्ज्ड ऑन द फ्लड वाटर्स, इस टाइप का एक कैप्शन लिखा गया था। बिल्कुल हूबहू वैसा ही एक फोटो इस बार भी आया है, लेकिन इस बार लिखा गया है कि waters touching the feet of the icon of लॉर्ड शिवा। और ये मेन स्ट्रीम डेलीज में इस तरह से रिपोर्ट हुआ है। तो एक क्या अब हम त्रासदी को त्रासदी के तौर पे हम नहीं बोल पा रहे हैं? आ, ये मजबूरी हो गई, या फिर एक नज़रिया बदल गया है कि अब हम इस तरह से जो है, अगर जहाँ पे धर्म की बात आ जाती है वहाँ पर हम थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ धर्म का एक दूसरा इस्तेमाल भी मैं देख रहा हूँ, जैसे कि पाकिस्तानी पंजाब में भी फ्लड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस बार हो गया है। इनफैक्ट जो आपने कहा था हिमाचल में, तो आप एक डिजास्टर से दूसरे डिजास्टर में जा रहे हैं। पाकिस्तान में जून के महीने से अभी तक फ्लड की सिचुएशन है। आज ही कनेडियन सरकार ने 2.6 बिलियन डॉलर्स का एक राहत का पैकेज अनाउंस किया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के फ्लड्स में अभी तक जून से लेकर के सितंबर तक 40 लाख लोग दरबदर हुए हैं और लगभग 1,000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हमें नोटिस तब होता है जब ननकाना साहिब पानी के नीचे चला जाता है या डूब जाता है, तभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और फिर उसी नुक्ते पे हम बात करते हैं कि देखिए हमारे तो धार्मिक स्थल जो है वो नीचे जा रहे हैं। देखिए उत्तराखंड में या फिर देवभूमि है, वहां पे अगर ऐसा हो रहा है मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इस तरह से भी धर्म का एक मतलब दोनों मैं इस्तेमाल में देख रहा हूँ। मतलब एक तो चलिए शायद अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरह से जो फ्रेमिंग हो रहा है कि मतलब इसको एक प्राकृतिक या जो भी डिजास्टर है इसको हम निगेट कर देते हैं ये बोल के, नदी का पानी जो है महादेव की मूर्ति को छू रहा है। इसी में हमने यूपी में देखा जब यमुना जी चढ़ी हुई थी और फिर एक गांव में पानी आ गया अंदर, और उसके बाद जो मंत्री जी थे, वो संजय निषाद थे शायद, वो गए वहां पर और लोगों ने कंप्लेन किया, तो उन्होंने बोला कि अरे गंगा जी का पानी आ गया है, आप छू छू रहे हैं, ये तो पाप धुल जाएंगे, इस टाइप का उन्होंने बोला, जबकि वो यमुना जी है, वो गंगा जी नहीं है।
तो एक किस्म का जो है, एक अजीब किस्म का एक लैंग्वेज हमारे शायद पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है, जिससे हम शायद ये ट्रेजेडीज के बारे में खुल के या सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है आप बतौर एज एन एक्सपर्ट आप मुझे बताएं कि ये हुआ क्या है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे मतलब एक तरह से दिस इज ट्रू दैट gods are part of the disaster narrative, हम्म। very much part of the disaster narrative in especially in the mountain regions. हम्म। और इसमें एक लूक विटमोर की किताब है, माउंटेन रॉक वाटर गॉड, ये जो है हम्म। ये it's about the Kedarnath disaster. It's a very हम्म। interesting where he kind of tries to explore कि ये जो spirituality, religiosity और फिर organized तरीके से religion को टूरिज्म और पिलग्रिम टूरिज्म के लिए जिस तरह से वो हो रहा है इस्तेमाल, और एक तरह से एक एक्सट्रैक्टिविज्म का पार्ट बन रहा है, इस सबको एक्सप्लोर किया है। आई वुड सजेस्ट दैट टू द रीडर, ओके। टू द लिसनर्स टू रीड। बट इसमें मैं कहूंगी कि देखिए लोगों की आस्था अपनी जगह है, हम्म। और ये आस्था जो है इसका एक हमें जो पॉजिटिव फॉर्म देखने को मिलता है वो ये भी है कि पीपल ऑर्गेनाइज अराउंड इट। स्पेशली जो वर्नाक्युलर कल्चर्स हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट टर्म टू यूज, बिकॉज जैसे पहाड़ों में हर गांव का अपना एक एनिमिस्टिक डीटीज का सिस्टम कुल हुआ देवता है, करता था। हाँ हाँ। हाँ, पहले से हुआ करते थे, और उससे जुड़े हुए कुछ नियम कानून वगैरह भी हुआ करते थे। उसमें एक कास्ट का जो है एंगल रहता है हमेशा, जो वी शुड नॉट लीव दैट कॉन्वर्जेशन आउट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जब हम देर इज अ प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन दैट ऑल्सो टुक प्लेस पोस्ट 1800s, जो काफी तेजी से बढ़ा। मतलब हम हम्म। कॉलोनाइजिंग की जब बात करते हैं कि कॉलोनियल रूलर्स आए, तो एक प्रोसेस जो है वो संस्कृताइजेशन का भी चल रहा है। हालांकि गढ़वाल हिमालय में इट्स कनेक्टेड आल्सो विद द कमिंग ऑफ द शंकराचार्य, एंड देयर आर हम्म। मेनी मेनी लेयर्स टू दिस। मतलब इसमें अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, रिलीजियस हम्म। इन्फ्लुएंसेस, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी जो हमें देखने को मिल रहा है, विच इज फीडिंग इनटू डिविजिव and an ethno nationalist kind of a narrative, हम्म। ये थोड़ा सा डेंजरस लगता है, क्योंकि इसमें दो तीन वजह से। एक कि इसमें अदराइजेशन बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करता है कुछ कम्युनिटीज को। हम्म। चाहे वो उत्तराखंड में आप देखें कि लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पे हम्म। जो मुसलमान और माइनॉरिटीज हैं, या फिर जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, जो गुज्जर हैं, जो हम्म। मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, उनको भी मतलब एक तरह से टारगेट किया जाता है। बाहर वाले अंदर वाले वाला जो पूरा एक हम्म। नैरेटिव क्रिएट कर किया जाता है, उसके आई मीन, एंड आई एम सेइंग दैट देयर आर, we have to understand that it's linked with the economic and the sociological situation also, मतलब जो socio political हम्म। situation also। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर डिसकंटेंट है, तो इट्स इजियर फॉर डिविजिव फोर्सेस टू टेक कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स के मीडिया में आना खासकर, और ये सोशल मीडिया मीडिया दोनों में इसको इसका चल रहा है कि लाइक द फीट टचिंग थिंग, या फिर हम्म। देखिए इस बार जो है मतलब जितनी भी बाढ़ आ जाए लेकिन हमारा मंदिर नहीं डूबा हाँ। टूटा, ये वाला जो नैरेटिव है। एंड हम्म। देन हमने कई ऐसे मंदिर देखे हैं जो टूट भी गए हैं, तो ऐसा हम्म। नहीं है, लेकिन उस चीज को एक ग्लोरीफाई करना। तो I feel that that has the potential of being misused or doing damage of this kind, which is कि divisive propaganda वो पुश होता है। और दूसरा उसका पहलू है कि उसमें जो रियल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्लाइमेट साइंस से जुड़े हों या
एनवायरमेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, रिसोर्सेज के क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी हम्म। के क्वेश्चंस हैं। ये कहीं ना कहीं इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और ये एंट्रेंच करता है एक पर्टिकुलर तरह की थिंकिंग को, जो फिर एक मजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का रूप, हिंदू मजॉरिटेरियनिज्म का रूप ले सकती है। ये बहुत ही डेंजरस मुझे लगता हम्म। है कि एक हो सकता है अगर इसको एक परिपेक्ष में ना देखा जाए, बिकॉज हम्म। द फैक्ट इज दैट, लाइक आई सेड दैट, अब जैसे कई जगह, अगर हम किन्नौर की बात करें, अभी हाँ। इस टाइम पे किन्नौर कैलाश करके एक जगह है, किन्नर कैलाश, वहां पे यात्रा होती है। सरकार ने उस यात्रा को परमिशन दी होने की, या मणि महेश में देखें, कहीं भी देखें, या आप कहीं भी ये कश्मीर की बात कर लो, या उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह यही है कि परमिशन दी, क्यों दी? क्योंकि टूरिज्म इज द रेवेन्यू अर्नर, हम्म। एंड देर आर पिलग्रिम टूरिस्ट कमिंग। लेकिन फिर डिजास्टर होता है, और किन्नौर में वहाँ के गांव के जो आसपास के गांव हैं, किन्नर कैलाश के, वहाँ के देवताओं का इंटरवेंशन होता है कि ये यात्रा रोकनी चाहिए, और रोकनी पड़ती है उनको। हम्म। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कई जगह पे देवताओं ने रोका है, टूरिज्म में कई जगह पे देवताओं ने रोका है, पर दूसरी तरफ ये भी एक बात चलती है जिसको कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म की तरफ ले जाना चाहिए कि जब women women who are menstruating are going to the temples और गोइंग टू पिलग्रिम साइट्स, तब हमारे देवता नाराज हो रहे हम्म। हैं। सो देन देर इज अ सर्टन रिग्रेसिव और एंटी वुमेन एलिमेंट टू हम्म। इट। तो उस पर मतलब एक डिबेटेबल चीज बन जाती है वो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी नीड टू व्यू द कॉम्प्लेक्सिटीज एज फार हम्म। एज जो रिलीजन वाला एस्पेक्ट है, हम्म। क्योंकि एक जो वर्नाक्युलर कल्चर्स हैं, और जो ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरह से एक जिंगोइज्म पुश किया जाता है, एक हम्म। मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी पुश की जाती है, वहाँ उसमें फर्क है। अब यहाँ पे कई जगह कई देवी देवताओं ने, या कई गांव ने अपने कल्चरली, अपने गॉड्स के थ्रू ये किया है कि हम करवा चौथ नहीं सेलिब्रेट करते थे, ये तो प्लेन्स का है, तो हम हम्म। इसको नहीं करेंगे। या हम हम्म। फेरे नहीं लेते थे शादी में, अब हम नहीं करेंगे। या फिर हम हम्म। गणपति नहीं करते थे, अभी सब जगह गणपति विसर्जन का चल रहा है। तो हम्म। देर इज आई फील कि देर इज सम टेंशन देयर, इट इज नॉट हम्म। वेरी प्लेन एंड सिंपल, बट दिस इज ऑल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल, एंड इसमें लोगों की आस्था का मसला आ जाता है। तो ये हम्म। मुझे लग रहा है कि then it's important to bring back the focus on the question of governance and policy, गवर्नेंस एंड rather पॉलिसी पे and ही that, मेरा अगला yeah. सवाल है, और वो आखिरी सवाल भी होगा आपके, लेकिन उसमें हम्म। क्योंकि आपने हम्म। जिक्र किया, क्योंकि ट्रेजेडी में जो आप बता रही थी, मुझे याद आ गया हम्म। जब ये अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसके रैकेट से एक भगवत गीता की हम्म। कॉपी मिली थी जो कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। उस पर एक टेलीविजन पे प्रोग्राम भी बना था, न्यूज़ देखिए, मतलब हमारे आस्था पे जो है चोट नहीं आई, मतलब इतने लोग मर Yes. गए। तो कल आप कांगड़ा में हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे कांगड़ा में, और उन्होंने हवाई यात्रा की, जायजा लिया सिचुएशन का। उसके बाद पंजाब गए, गुरदासपुर में, उसके बाद वहां पे भी सेम हुआ। उसके बाद तू में हो गई है सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट ने बोला कि हमारा 60,000 करोड़ रुपया आप दबा के बैठे हुए हैं जीएसटी से जो मिलना था। लेकिन जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों से मुलाकात करते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस बन जाता है, अच्छा हम राहत के लिए आपको इतने करोड़ रुपए दे देंगे, या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे वगैरह वगैरह। या ये क्या रिएक्टिव है? मतलब सिर्फ हमारा गवर्नेंस जो है सिर्फ रिएक्टिव हो गया है, कि कोई ऐसी त्रासदी होगी तभी हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम एंटिसिपेट करके चीज़ों को चीज़ बदल नहीं सकते, या हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है? अम, आपका क्या सेंस है इसमें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो बना था, एंड ये पोस्ट गुजरात अर्थक्वेक और हम्म। फ्लड्स हुए थे उस टाइम पे, हिमाचल में ही हुए थे, बट देवर बैक टू बैक बहुत सारी त्रासदियां हुई थी। उसके बाद ये लॉ बना, और इसमें मतलब एक ग्लोबल भी पुश था, सेंडाई का फ्रेमवर्क बना, यू ऑल कैन रीड अबाउट दैट। तो एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनता है, और वो एक्ट जो है उसमें चार पांच चीजों का जिक्र है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल हम्म। गवर्नमेंट की। वो एक है रिलीफ एंड रेस्क्यू,
The other is rehabilitation and recovery, reconstruction, and the most important prevention. हम्म। उसमें प्रिवेंशन का जिक्र है कि डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए जो पॉलिसीज बनानी है वो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म। अब इसमें फोकस जो है फिलहाल वो रेस्क्यू और रिलीफ से हम्म। हटा नहीं है। इवन रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट सो मच द फोकस कि ये कैसे हम्म। होगा। हिमाचल में लैंड इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर, लाइक आई वाज टेलिंग यू, 2/3 ऑफ द geographical एरिया ऑफ हिमाचल हम्म। एंड मोस्ट ऑफ द पहाड़ी रीजन्स ये वन विभाग के अंडर है। ये सरकारी जमीन, हम्म। लोगों के पास बहुत कम जमीन है जिसका जो पूरी तरह से लैंडलेस हो गए, उनको दूसरी जगह बसाना है तो राज्य सरकार के पास जमीन नहीं है, वो हम्म। कंट्रोल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है फॉरेस्ट लैंड का, हम्म। क्योंकि 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इस पर लागू होता है। हम्म। So now the government is completely dependent not just for funds, because see, this is a situation for Himalayan states and small states especially, जो जिनके बहुत ज्यादा रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं है। तो हिमालयन स्टेट्स हैव ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज। हम्म। अभी हिमाचल इज अंडर फिस्कल डेट ऑफ 1 लाख करोड़। हम्म। तो इट्स अंडर अ वेरी लार्ज फिस्कल डेट। और जब ये डिजास्टर्स होते हैं और ये लगातार हो रहे हैं, मतलब कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में हो रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन व्हाट द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द हम्म। गवर्नमेंट इज राइट नाउ। ऐसे में मतलब अगर एक एक्ट इज इन प्लेस एंड एक पॉलिसी इज इन प्लेस कि हिमालयन स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए आपने एक तो नीति आयोग में एक स्पेशल टास्क फोर्स है, फिर आपके पास एनडीएमए भी है, फिर आपके पास एक नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट एक्शन है हम्म। जिसमें करोड़ों रुपए आते हैं, उसमें भी अलग अलग मिशंस हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी है, उसके अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स है, जिसका अभी दूसरा फेज चल रहा है। 2008 से ये काम चल रहा है, 15 में शुरू होता है और अभी 10 साल हो गए हैं। The money that is being spent, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है ये मिशन। हम्म। ये कहाँ, मतलब इसमें किस चीज पर ये खर्च हो रहा है? इस पे रिसर्च हो रहा है, इसमें क्लाइमेट साइंस का डेटा जनरेट हो रहा है, पॉलिसीज बन रहे हैं, लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंच रहे। और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसमें भी ये फीड नहीं कर रहा है ये डेटा। हम्म। So even if you are generating climate data कि इतना बर्फ पिघल रहा है, इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये इन्वेंट्रीज बना रहे हैं, हैजर्ड वल्नरेबिलिटी मैप्स अब हर हिमालयन स्टेट के लिए बने हैं, शायद आई डोंट नो पंजाब में बना है कि नहीं, बट हम्म। इट्स दी स्टेट क्लाइमेट एक्शन सेल्स आर नाउ इन एवरी स्टेट हम्म। अकॉर्डिंग टू दिस एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान। ये क्या काम कर रहे हैं? And why is the data they are generating not feeding into policy? तो हम्म। ये मतलब ये जो the use of disasters, the humanitarian approach taken and the political, and मैं अभी इसमें दोनों political parties या जितने भी political parties हैं कि to show that हमारी सरकार कुछ कर रही है, हमने हम्म। दिया, it makes it to make people feel like it's a it's an aid coming in charity, हम्म। and that is because of the ये उस पार्टी का बड़प्पन है, उस लीडर का बड़प्पन है जो वो दे रहे हैं ये। this is something that is done by all parties, हम्म। making it about the party. This is मतलब this is very questionable मेरे को लगता है। और इस तरह का इस पे अगर होता है what do you say कि NDRF has to allot some money for the disaster states, that's part of policy. हम्म। Budgets are, I mean, again I go to the central budget कि इस बार बजट में काफी कटौती हुई डिजास्टर्स एनडीआरएफ के पैसे के लिए। एसडीआरएफ के पास तो बहुत कम पैसा है, एंड लाइक आई टोल्ड यू कि हिमालयन स्टेट्स में तो खस्ता हालत है। एनडीआरएफ इज सपोज टू रिलीज द मनी। 2023 की त्रासदी का हिमाचल को पैसा इस बार मिला जून में, और दूसरी वाली त्रासदी आ गई थी। ऑलरेडी हम्म। रिकवरी 23 की भी नहीं हुई, एंड 10,000 crores was the total loss and damage जो 2023 में हुआ।
और 2025 में सिर्फ 2200 करोड़ जो है वो सेंटर से आता है। हम्म। तो अभी तो पुराना ही नहीं हो रहा है। तो ये हम्म। 1500 करोड़ जो आया है, इट्स समथिंग दैट द स्टेट हैड टू गेट as part of the disaster response mechanism. हम्म। It's and it's supposed to get much more. But यही है कि the budget at the central level is also being spent on other things, no? So हम्म। जो social, जो education, health, disaster management इस पर खर्च होना चाहिए, वो बजट डिफेंस स्पेंडिंग और दूसरी चीजों में खर्च हो रहा है। सो देयर हम्म। लॉट ऑफ, अगेन, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डिजास्टर्स को बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो पॉलिसी और गवर्नेंस दोनों में ही हमें बहुत काम करना पड़ेगा टू हम्म। बी एबल टू, इन दिस एज ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, हम्म। अगर हमें डिजास्टर्स से डील करना है, एंड नॉट जस्ट कि टेक्नो मैनेजरियल फिक्सेस के अर्ली हम्म। वार्निंग सिस्टम्स लगाना, more, projections. Of course we need the data, but and we need early warnings also, but that हम्म। cannot be the end of it. हम्म। That is not the solution. और resilience की भी जो बात हो रही है, जैसे a lot of climate resilience related programs are there, इसमें जो जिस तरह के policies हैं, it's very like इंश्योरेंस हो गया। अब हम्म। इंश्योरेंस को प्रमोट करने की बात हो रही है। दिस इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, तो हम्म। जिस जो अफोर्ड करेगा वही तो लेगा इंश्योरेंस। हाउ, व्हाट इज इट दैट द पीपल हु आर इन अ सोशियो इकोनॉमिकली वल्नरेबल स्टेट, उनका क्या? हम्म। ये ये सबसे बड़ा सवाल है जहां तक डिजास्टर जस्टिस की हम बात करते हैं। हम्म। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इश्यू दैट गेट्स साइडलाइन, कि रिस्क को इतना ज्यादा इंडिविजुअलाइज कर दिया है इस हम्म। पूरे सिस्टम ने, कि एक कलेक्टिव कैपेसिटी जो होनी चाहिए रिस्क को डील करने की, एक पब्लिक की जो, सिटीजन्स की जो कैपेसिटी है, वो तो बिल्ड हम्म। हो नहीं रही है। हम्म। मानसी आशर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बहुत ही अहम मौजू पे आपने रोशनी डाली और हमारे सारे सवालों का बहुत ही तवील जवाब आपने दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करना, लेकिन आशा है कि we'll, kind of go deeper, and people will reflect on हम किस तरह से as citizens and as human beings also, how do we kind of come out of these challenges that are there and move forward. Absolutely. Thank you so much once again. Thank you, thank you.